देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस में चल रहा था, कर्तव्य हम बता रहे थे और आपका निरपेक्ष और सापेक्ष कर्तव्य हम बता रहे थे। निरपेक्ष कर्तव्य का मतलब ये हुआ कि आपका केवल कर्तव्य है, कोई अधिकार नहीं है। तो जान दो विद्वानों का आप याद रखिएगा, दो विद्वान ऐसे हैं जो बताते हैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष कर्तव्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। उनका नाम भी याद रखिएगा दो विद्वानों का। एक तो ऑस्टिन महोदय बताते हैं और जो दूसरा था, नहीं दूसरा कौन हमने बताया था, हाँ हिबर्ट। ये बताते हैं कि कर्तव्य सापेक्ष भी होते हैं, निरपेक्ष भी। सापेक्ष का मतलब आपका हुआ, कह सकते हैं कि जिसके साथ अधिकार अटैच रहता है, और निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि जिसके साथ अधिकार नहीं है, आपका केवल कर्तव्य है। अब जो ऑस्टिन का पूछा जाता है कि ऑस्टिन ने किनके प्रति निरपेक्ष कर्तव्य माना है, तो चार हमने बातें बताई थी, वहीं पूछा जाता है या किसके प्रति निरपेक्ष कर्तव्य नहीं होता आपका, तो तीन इसमें से देगा और एक अलग दे देगा। तो सतर्क रहना है। ये कर्तव्य, ये आपका बताया गया था कि नहीं भाई, कर्तव्य की आपका जो मैंने प्रकार बताए थे कि नहीं हम। देखिए कर्तव्य के प्रकार देख लिया जाए, आपका एक एक लाइन देखना है, ज़्यादा नहीं। फिर आपका जो पूछा जाता है मुख्य रूप से वो हमें देखना है। देखिए आपका कर्तव्य के प्रकार देखा जाए, कर्तव्य के जो प्रकार हैं वह एक एक करके देखा जाए। आपका पहला प्रकार हम देख रहे हैं, आपका नैतिक कर्तव्य तथा विधिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य नैतिकता के नियमों से शासित होते हैं, इसका पालन करना या अगर व्यक्ति पालन नहीं भी करता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे अनुशासन का अभाव होता है, व्यक्ति अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर पालन करता है। इसके पीछे सोशल प्रेशर होता है, सामाजिक दबाव कि समाज क्या कहेगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में भिखारी वाला सबसे उत्तम उदाहरण पूछा भी गया एपीओ में। एक भिखारी एक व्यक्ति के दरवाजे पर आता है, तो अब भीख देना कैसा कर्तव्य है, नैतिक है कि विधिक? नैतिक। भीख नहीं दिया, भिखारी मर गया, तो भीख न देने वाले ने कौन सा अपराध कर दिया? कोई नहीं। लेकिन समाज भले ही नाई करे कि यह भीख नहीं दिया, इतना राजा महाराजा है, 52 बीघा पुदीना वाला है, 52 बीघा प्याज वाला है, 52 बीघा कोदो वाला है, 52 बीघा घुइयाँ वाला है। घुइयाँ वाला आजकल चल रहा है, यानी कि आपका घुइयाँ वाला है, सूरन जिसे कहा जाता है, ओल। हाँ आपका ओल कहा जाता है कि ओल लाइए बनाया जाए। तो घुइयाँ वाला है 52 बीघा, आपका दिया नहीं भीख, भिखारी मर गया। भले समाज नैतिक रूप से आलोचना करे, लेकिन ये अपराध नहीं है नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना। लेकिन अगर कर्तव्य विधिक है, इसका वायलेशन किया जाता है, तो इसके पीछे सेंशन रहता है। ये विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य होते हैं। जैसे जेलर का उदाहरण, एक उदाहरण तो सैकड़ों हैं, लेकिन एक ही केवल हम देंगे, दो, समय कम है भाई। रेगुलर बैच में 7-8 उदाहरण दिए जाते हैं। जेलर का विधिक कर्तव्य है कि वह कैदी को भोजन दे। अगर जेलर भोजन नहीं देता, कैदी मर जाता है, तो जेलर लोप द्वारा, कार द्वारा नहीं, किसके द्वारा? लोप द्वारा मर्डर का क्या होगा? दोषी। क्योंकि उसका कैसा कर्तव्य था? विधिक, कानून द्वारा निर्धारित। अगला देखिए आपका दूसरा सकारात्मक और नकारात्मक कर्तव्य। तो सकारात्मक मतलब जैसे ही जहाँ भी बैरक में लिखा रहे कि कुछ करना, तो क्या होता है? सकारात्मक। और लिखा रहेगा कुछ न करिएगा, तब क्या होता है? नकारात्मक। इसको सम अधिकार पर भी जोड़ सकते हैं। अगर कहीं भी बेयर एक्ट में लिखा है कि राज्य ये करेगा, तो आपका अधिकार क्या हो गया? सकारात्मक। राज्य ये नहीं करेगा, तो वह अधिकार क्या हो गया? नकारात्मक। ज़्यादातर अधिकार नकारात्मक ही होते हैं,
कुछ सकारात्मक भी होते हैं। जैसे आप मूल अधिकार में ज़्यादातर में देखेंगे कि राज्य को रोका गया है कि राज्य ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। कुछ में कहा गया है कि करेगा। तो जहाँ नहीं करेगा वहाँ कर्तव्य क्या हो गया, नकारात्मक। जहाँ लिखा रहेगा कि कुछ करेगा तो वहाँ कर्तव्य क्या हो गया, सकारात्मक। अगला ये प्राथमिक कर्तव्य और द्वितीय कर्तव्य। प्राथमिक कर्तव्य स्वतंत्र होता है, द्वितीय कर्तव्य परतंत्र होता है। जब तक कि प्राथमिक कर्तव्य का हनन न हो, व्यक्ति का द्वितीय कर्तव्य उत्पन्न नहीं होता। अब एक उदाहरण देखिए, ये रोड पर जा रहा है तो पूरे विश्व का यह कर्तव्य है कि जितने लोग रोड पर जा रहे हैं वह एक के प्रति सावधानी बरते। ये कर्तव्य जो है व्यक्तियों का, ये प्राथमिक है। और जैसे ही एक को किसी ने धक्का दे दिया रोड पर उपेक्षा बरत कर, तो उस व्यक्ति का जो धक्का दिया है उसका द्वितीय कर्तव्य उत्पन्न होता है कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति को, जिसको चोट लगी है, उसको क्या दे, मुआवजा। तो जो ये आपका मुआवजा, शास्ति, सेंशन होता है, ये दंड होता है, ये कैसा कर्तव्य है, द्वितीय। इसका उत्तम उदाहरण संविधान से जोड़िए, मूल अधिकार से। राज्य का ये प्राथमिक कर्तव्य है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन न करे। अगर राज्य अपने इस कर्तव्य को निभाता है तो राज्य का द्वितीय कर्तव्य उत्पन्न होता है, उसको निभवा देंगे हम। सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जाकर, 32, और हाई कोर्ट में 226। तो ये आपका जो 32 है, 226 है, ये प्राथमिक कर्तव्य नहीं है। ये किस कर्तव्य को निर्वहन कराया जाता है, द्वितीय। उपचारात्मक भी कहते हैं। जैसे सीआरपीसी और सीपीसी पूछ ले, ये प्राथमिक कर्तव्य है कि द्वितीयक, प्राथमिक नहीं। प्राथमिक तो संविदा हो गया, टीपीए हो गया, संविधान में और हो गया, ये द्वितीय कर्तव्य होते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार है, सापेक्ष और निरपेक्ष, ये भी पूछा जाता है। सापेक्ष का कर्तव्य का मतलब कि जिसके साथ अधिकार क्या रहता है, जुड़ा रहता है। और निरपेक्ष का मतलब कि केवल कर्तव्य करिए, अधिकार की मांग न करिए। तो दो विद्वान याद रखिएगा, निरपेक्ष और सापेक्ष में बंटवारा पूछा जाता है। ऑस्टिन का जरूर याद रखिए, फिर मैं बता दूं। तो ऑस्टिन के अनुसार कौन सा कर्तव्य निरपेक्ष है, तब तो भाई 3 देगा, उपयुक्त सभी सभी लोग कर ले जाएंगे। लेकिन कौन सा कर्तव्य निरपेक्ष नहीं है, ये क्वेश्चन बने तो 4 में 4 हम बता रहे हैं, उसी से एक बाहर दिया रहेगा, आपको पकड़ना होगा। देखिए 4। पहला आपका मानवेतर सत्ता के विरुद्ध कर्तव्य या पशुओं के प्रति कर्तव्य यानी कि ईश्वर के प्रति आपका केवल कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। पशुओं के प्रति भी आपका केवल क्या है, कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य है अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, यानी कि प्रदूषण न फैलाइए, जन समुदाय के प्रति कर्तव्य। तीसरा स्वयं के भी प्रति कुछ कर्तव्य है, आत्महत्या न करना। और चौथा संप्रभु के, सबसे विवादित इनका जो रहा है ऑस्टिन का, सावरेन के प्रति कर्तव्य, यानी कि जो संप्रभु हैं, व्यक्तियों का केवल कर्तव्य है कि संप्रभु ने जो कमांड या समादेश दिया है उसका पालन करें। संप्रभु के विरुद्ध कोई आपका अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ये वर्तमान समय में आपका बिल्कुल ये असत्य बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, और राज्य में जो सरकार है वह सॉवरेन है, संसद सॉवरेन है। फिर भी हम राज्य के खिलाफ जा सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। तो ऑस्टिन का चौथा पॉइंट भारत में लागू नहीं होता, क्योंकि केवल सर का हमारा केवल कर्तव्य नहीं है कि हम कर्तव्य निभाएं, हम अपने मूल अधिकारों की क्या कर सकते हैं, मांग। जबकि ऑस्टिन कहते हैं कि आपको कोई संप्रभु के खिलाफ कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आइए, आपका वर्गीकरण पूछा जाता है, एक लिस्ट बना लेना है।
और वहीं लिस्ट आपका आपका रट्टा मार कर जाना है भाई। यानी कि लास्ट में जो हमें बताना है एक लिस्ट, और इसी लिस्ट को आपका रट्टा मार कर जाना है। देखिए जो लिस्ट हम बना रहे हैं, सर्वप्रथम सामंड ने आपका अधिकार और कर्तव्य की व्याख्या की, लेकिन इसकी व्यापक व्याख्या जो किया गया है वह किया गया है हाफेल्ड द्वारा। तो हाफेल्ड महोदय ने अधिकार और कर्तव्य की व्याख्या करते हुए एक चार्ट बनाया, और उसमें कौन किसका सहवर्ती है, कौन किसका विरोधी है, यानी कि विलोम कौन है, सहवर्ती कौन है, इस बात का उल्लेख किया था आपका तो हाफेल्ड ने। और वहीं जो चार्ट है उसी में से आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए पहला मॉडल भी बना दिया जाए। क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सहवर्ती, आपका कह सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से कौन, माने आपका ऑप्शन सहवर्ती नहीं है। तो एक तो आप रट कर जाएंगे सहवर्ती, तीन सही वाला देगा, और एक जो देगा क्या देगा, गलत वाला। या दूसरा दे देगा निम्नलिखित में से कौन विरोधी सही नहीं है, तो तीन तो सही वाला देगा, लेकिन एक क्या देगा उसमें भरमाऊ गलत। अब इसको रट्टा मार कर जाइए, कोई हमारे पास उपाय इसका नहीं है। इसको चार्ट बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए एक रफ पर, और बार बार इसको रखिए। पहले अधिकार लिखिए, अधिकार, इसके नीचे लिख लीजिएगा कर्तव्य, फिर आपका लिखिए, इसको चार्ट बना लीजिए। दूसरा है आपका विशेषाधिकार या स्वतंत्रता, विशेषाधिकार, या इसको हम कहते हैं स्वतंत्रता, एक ही है। विशेषाधिकार या स्वतंत्रता, तो अधिकार हीनता या अधिकार शून्यता, अधिकार शून्यता, शून्यता या अधिकारहीनता भी कहा जाता है, या अधिकार न होना। और पहले इतना देख लीजिए आपका, तब आगे बढ़ा जाए। पहले इतने में समझिए। देखिए आपका जो ये ऐसे तीर बना लेना है, जो ऐसे तीर रहेगा वह आपका सहवर्त बना दिया जाए। और भाई आपका इसके बाद आपका शक्ति, चारों एक ही लाइन में आप लिखिएगा। आप लिखिएगा तो क्रम से आगे बढ़ते रहेगा। हम नीचे लिख रहे हैं लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना है आपको। शक्ति, इसके बाद अधीनता, अधीनता, फिर जो चौथा पॉइंट है आपका उन्मुक्ति निर्योग्यता, उन्मुक्ति, फिर निर्योग्यता, निर्योग्यता। देखिए आपका इसी पर यही आपका लिस्ट याद करना है। जो नीचे तीर आ रहा है वह ऊपर वाले का सहवर्ती है। तो अब आप सहवर्ती बता दीजिए, एक बार रिवीजन करिए। अधिकार का सहवर्ती कौन होता है, कर्तव्य। फिर विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का सहवर्ती कौन होता है, अधिकार शून्यता। शक्ति का सहवर्ती कौन होता है, अधीनता। और उन्मुक्ति क्या सहवर्ती कौन होती है, निर्योग्यता। ये जो तीर ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये क्या है, सहवर्ती है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सहवर्ती सही नहीं है, तो ये तो रट्टा मार कर जाना पड़ेगा। तीन इसमें दिया रहेगा, एक आपका घुमा देगा, आपका अधिकार दिया रहेगा, और दे देगा अधिकार की जगह आपका कह सकते हैं कि अधीनता दे देगा आगे। तो ऐसे दिया रहेगा, कौन सही नहीं है, तो अधिकार सहवर्ती में आगे कर्तव्य, फिर दूसरा ऑप्शन में शक्ति, फिर डैश दे के अधीनता, फिर विशेषाधिकार तो अधिकारहीनता, और चौथा ऑप्शन ही भरमा देगा
एक में दे दिया शक्ति और दूसरे में क्या दे दिया, निर्योग्यता। कौन किसका सहवर्ती नहीं है। दूसरा विरोधी पूछा जाता है। विरोधी तिरछा तीर चला दीजिएगा। विरोध का तो कौन किसका विरोधी है बता दीजिए, अब तो आसान हो गया। अधिकार का विरोधी कौन होता है, तो अधिकार का विरोधी अधिकारहीनता। फिर विशेषाधिकार का विरोधी कौन होता है, कर्तव्य। फिर शक्ति का विरोधी कौन हो गया, निर्योग्यता। और उन्मुक्ति का विरोधी कौन हो गया, अधीनता। तो ये जो ऐसे तीर है वो क्या है, विलोम या विरोधी। और जो सीधे तीर है नीचे आ रहे हैं वह क्या है, सहवर्ती। तो इसको याद रखना भाई, और कोई उपाय हमारे पास नहीं है इसका। आइए अगला चैप्टर शुरू किया जाए आपका। अब हमें चैप्टर आपका जो शुरू करना है वह आपका करना है। देखिए आपका अगला चैप्टर हम देखते हैं, आपका कब्जा और स्वामित्व। दो क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आपका, पजेशन एंड ओनरशिप, यानी कि कब्जा और आपका स्वामित्व। पहले हम पजेशन पर आते हैं। पजेशन के तत्व क्या होते हैं, देखिए पजेशन में आपका क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो भूमिका में ही आपका समय लग जाएगा। देखिए आपका कब्जा और स्वामित्व संपत्ति संबंधी जो दो अधिकार हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। पहले हम पजेशन या आधिपत्य या कब्जा बताएंगे। तो कब्जे में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिए, पहले मॉडल बना लिया जाए। एक तो कब्जा कहा किसे जाएगा, तो परिभाषाएं कुछ पढ़नी है आपको। फिर कब्जे के एसेंशियल एलिमेंट यानी कि आवश्यक तत्व और किस विद्वान ने क्या कहा है। फिर कब्जे से संबंधित कुछ विद्वान ने स्वामित्व तो भले कम चल जाए, लेकिन कब्जा आपका थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। हमें लगता है सबसे बड़ा चैप्टर कब्जा ही है। उसके बाद फिर एक तो परिभाषा देखना है। फिर एसेंशियल एलिमेंट हम पढ़ाएंगे, दो हो गया। कब्जे से संबंधित सिद्धांत किसने दिया है, किसने नहीं दिया है। किसने कब्जे को कितने भागों में बांटा, उसमें हालैंड पूछ लिया जाता है, सेवनी पूछा जाता है, ये भी बताया जाएगा। तथ्यतः कब्जा किसने दिया है, बीतः कब्जा, मध्यवर्ती कब्जा ज़्यादा पूछा गया है तो सामंड ने, तमाम। फिर तमाम चीज़ें हम बताएंगे। फिर आपका कब्जे की रक्षा क्यों की गई है, इसका आधार पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका कब्जा कैसे पाया जा सकता है वो भी पूछा जाता है। तीन प्रकार हैं, वह तीन प्रकार हम बताएंगे। फिर कब्जा के प्रकार हम बताएंगे। फिर आपका कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है। कब्जा विधि का 9वां अंक होता है। 10 में से कब्जेधारी को 9 अंक दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। और कब्जे पर केस, जो पिछली बार क्वेश्चन बना था वह गुड फाइंडर पर बना था कि किस वाद में कहा गया कि जो व्यक्ति पड़ा माल सबसे पहले पाता है स्वामी के सिवाय विश्व में, उस माल पर उसका कब्जा आपका माने कह सकते हैं रहता है, वह स्वामी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दो केस याद रखना है। एक ब्रिजेज बनाम हाक्सवर्थ का और दूसरा आर्मरी का। तो हमेशा लोग ये रट्टा मार कर जाते थे हाक्सवर्थ हाक्सवर्थ, और क्वेश्चन पिछली बार आ गया आर्मरी। तो दोनों केस में गुड फाइंडर की बात की गई, पड़ा माल पाने वाला।
इसके बाद गोल्फ वाला कौन सा है, तो चिमनी वाला कौन सा केस है, तो मछली वाला कौन सा केस है, तो आपका दराज वाला कौन सा केस है। उपनाम भी याद करना पड़ेगा। अंत में जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केस कब्जे से संबंधित नहीं है, तो भाई कम से कम 10-12 केस आपका उपनाम सहित याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बनता है कि कब्जे पर प्रथम वाद कौन है, तो आरमरी। रट कर जाइए कौन सा आपका आरमरी का केस है कब्जे पर प्रथम वाद। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है कि आखिर कब्जे की रक्षा आपका भारतीय विधि में कहाँ कहाँ की गई है और कहाँ कहाँ कब्जे को प्रोटेक्ट किया गया है, कहाँ कहाँ संरक्षित किया गया है। इससे एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले परिभाषा न जानकर सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले भारतीय विधि में जहाँ जहाँ कब्जे से संबंधित आपका प्रावधान किए गए हैं वहाँ वहाँ पहले पढ़ लिया जाए एक जगह एकत्र करके, और फिर आपका कब्जे की परिभाषा शुरू किया जाएगा। लेकिन एक बार अब भारतीय विधि के तहत आपका कहाँ कहाँ कब्जे की रक्षा की गई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। आइए एक एक कानून शुरू किया जाए। सबसे पहले एविडेंस लिख लीजिए, उसको शॉर्टकट में लिखते रहिए, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, चाहे सीपीसी से आ जाए, चाहे एविडेंस से, और चाहे एसआरए से, चाहे सीआरपीसी से, एक क्वेश्चन तो निश्चित ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पिछली बार आपका 2 क्वेश्चन बना था, एक क्या जो कोरिलेट हम करा रहे हैं 2 बना था। एक एविडेंस की धारा 110 बनी थी और सीपीसी का आदेश 20 का नियम 9। एक बार देखिए तो अचल संपत्ति का कब्जा के बारे में डिक्री 9 है ना, चल है। ये क्वेश्चन आपका बना था आदेश 20 का नियम 9। अचल चल रहेगा तो आपका 10 ये पूछा जाता है। फिर सीपीसी में तो एक एक करके कानून शुरू किया जाए। हाँ 64 आर्डर 34 में और भी हैं, उसको लिखिए भाई आपका एक एक करके। मेन मेन चीज़ें कम से कम लिखवा दिया जाए, उसके बाद कब्जा शुरू किया जाएगा। लेकिन पहले आ सकता है जो कोरिलेट करके उसको लिखिए। सबसे पहले लिखिएगा एविडेंस में, एविडेंस की धारा 110, लगातार जो भी कारण हो, यानी हम देख रहे हैं कि लगातार ये क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि लगातार ये क्वेश्चन बन रहा है। एविडेंस की धारा 110 से आपका 2-3 चीज़ें बन रहा है। देखिए आपका कि पजेशन या कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, या कब्जे के आधार पर स्वामित्व का सृजन हो सकता है, या कब्जे की रक्षा एविडेंस एक्ट की धारा में की गई है, या कब्जा स्वामित्व उत्पन्न कर देता है, ये की धारा में है आपका 110 में। तो कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, गलत न हो तो एविडेंस की धारा में मारेंगे 110। अब तुरंत सीआरपीसी आई, अब सीआरपीसी आ जाए। सीआरपीसी में भले ज़्यादा न पढ़िए, लेकिन भाई 2 धाराएं जरूर पढ़िएगा आपका। अगर जल या थल, यानी कि अगर भूमि या जल के उपयोग का विवाद, अगर भूमि या जल की सीमा का विवाद है, कब कौन सी धारा में कब्जे का निर्धारण, और अगर उपयोग का विवाद है तब की धारा में मामला जाएगा, बताइए तो। झारखंड तो बना था। 145 किसके बारे में, सीमा की उपभोग सीमा, और 146 सैतालीस किसके बारे में, उसको लिखिए भाई, गलत ना हो। जहाँ भी बना था क्वेश्चन कई लोग गलत करके आ गए। सीआरपीसी की धारा 145, जल या भूमि
के सीमा का विवाद, बाउंड्री का, सीमा के विवाद से संबंधित है। बहुत गलत होता है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। लेकिन एक बार लिखिए, जल या भूमि की क्या सीमा, और यही क्वेश्चन अगर आ जाए आपका 147, 46, 47, नहीं नहीं 48 में तो स्थानीय जांच है, 45, 46, 47 होना चाहिए। देख ले रहा हूँ, बेरेक्ट होगा। हाँ भाई, कंफ्यूज ना रह जाना, नहीं तो पता लगा कि 107, लेकिन देख लिया जाए हल्का सा भाई, संदेह न रखा जाए, नहीं तो पता लगा कि लोग गलत करके आ जाएंगे इस समय भाई। इस समय संदेह नहीं है, 147 है भाई, सही है। 147 में जल या भूमि के उपभोग का विवाद है, प्रयोग का। तब कब्जे का निर्धारण किया जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो यहाँ भी कब्जा है, 145 में भी और 147 में भी। 145 जल या भूमि की सीमा का विवाद हो गया, तब कब्जे का निर्धारण कार्यपालक मजिस्ट्रेट करते हैं। और धारा आपका 147 में भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लेकिन जल या थल का क्या है, उपभोग का विवाद है। इसके बाद बैक होइए, सीआरपीसी में छोड़ दीजिए, और सुबह भी बताया गया था कब्जा वापस करने का, लेकिन उतना नहीं देखना है। अब हमें आईपीसी आ जाना है। आईपीसी में तमाम अपराध ऐसे हैं जो पजेशन से ही संबंधित है, कब्जे के विरुद्ध है। स्वामी भले कोई और हो, लेकिन आपका वह जो अपराध होता है कब्जे के विरुद्ध होता है। पहला अपराध पॉपुलर है, चोरी, यानी कि थेफ्ट। तो बताइए, चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध है कि स्वामित्व के विरुद्ध? तो स्वामित्व नहीं, कब्जा, यानी कि भले वह व्यक्ति स्वामी न हो, अगर कब्जाधारी था, उसकी सम्मत के बिना चल संपत्ति को बेईमानी से आपने हटाया, तो चोरी मानी जाएगी। अपनी ही संपत्ति का कुछ दशाओं में व्यक्ति भले स्वामी हो, चोरी कर सकता है। तो कब्जा बहुत महत्वपूर्ण होता है आपका आईपीसी की 21 धारा में, 378 में। और ये कब्जा था कि नहीं, ये आईपीसी नहीं बताएगी, ये जूरिस्प्रूडेंस का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इसकी व्याख्या वकील करते हैं कि कब्जा था कि नहीं। विधि शास्त्र में मैं बता दूं, कब्जा की संकल्पना सबसे कठिन है। किस वस्तु पर किस व्यक्ति का कब्जा है, ये निर्धारित करना सबसे कठिन काम है। एक याद रखिएगा, आसान काम नहीं है। अगला देखिए, आईपीसी में आपका जो ये आपराधिक अत्याचार होता है, वह भी आपका, अगर एक व्यक्ति कब्जा जमाए हुए है, अब बिना परमिशन के आप उसके घर में क्या किए, मान लीजिए कोई किराएदार है और बाहर से एक आदमी आकर उसके घर में बिना परमिशन के घुस जाता है अपराध करने के इरादे से, तो आपराधिक अत्याचार। घर में घुसा तो गृह अत्याचार, और सेंध मारकर घर घुस गया तो गृह भेदन। तो ये आपका दूसरा। तो आईपीसी में भी कुछ अपराध हैं। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो आप कब्जे की पुनः प्राप्ति की मांग कर सकते हैं। और इसके लिए सीपीसी की धारा 16 काम करेगी। 16 का क्लास जो ए है, वह आपका यही बताता है कि अचल संपत्ति के कब्जे का प्रत्युधारण, प्रत्युधारण माने रिकवरी, रिकवरी माने पुनः वापसी के लिए वाद, किस स्थान के न्यायालय में दायर किया जाएगा? तो जहां जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह अचल संपत्ति स्थित है।
यानी कि आप सीपीसी की धारा लिख लीजिएगा 16 का कौन सा क्लास ए। जब कब्जे की वापसी की डिक्री पारित होगी अचल संपत्ति की, तो वह लिख लीजिए आदेश 20 का नियम 9। क्वेश्चन आ चुका है जे में। आदेश 20 का नियम 9 अचल संपत्ति के कब्जे की वापसी। इसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाना है। अगर अचल संपत्ति का कब्जा वापस मांगना चाहते हैं तो धारा 5 और 6, और चल संपत्ति का मांगना चाहते हैं तो 7 और 8। यानी कि एसारे की धारा बिहार में ज़्यादा पूछा जाता है, यूपी में तो है नहीं प्री में, लेकिन एक लाइन याद रखिए एसारे की कौन सी धारा, आपका 5 और 6 आपका अचल संपत्ति, और 7 और 8 किस प्रॉपर्टी के लिए, चल। तो आइए अब कब्जा का पहले देखा जाए, आपका आगे देखा जाए। ये तो हम भारतीय कुछ कानून बताए कि कब्जा की रक्षा की गई है आपका कहाँ कहाँ कुछ। अपकृत विधि में देखिए भूल गए आदमी, आपका संपत्ति का संपरिवर्तन यानी कि कन्वर्जन, या अपकृत में भी संपत्ति की क्या की जाती है, वापसी, अपकृत विधि में भी किया गया है। देखिए आपका एक एक करके आगे बढ़ा जाए भाई। आपका कब्जा का पहले तत्व कंसेप्ट बना दिया जाए, क्योंकि चल पाएगा कल ही। कंसेप्ट आप देख लीजिए। देखिए जो कब्जा के तत्व हैं, आपका दो तत्व हैं सामान्यतः। एक कार्पस, यानी कि कार्पस को कहते हैं भौतिक नियंत्रण, और एक एनिमस। एनिमस मतलब धारणाशय। फिर एक बार समझिए, जो पजेशन के आवश्यक तत्व हैं वह दो हैं। कौन कौन? एक कार्पस, कार्पस यानी कि काय, काय यानी कि भौतिक नियंत्रण, और दूसरा एनिमस। एनिमस मतलब धारणाशय, धारणाशय मतलब अपने पास वस्तु बनाए रखने की मानसिक इच्छा। धारणाशय मतलब क्या हुआ? अपने पास वस्तु बनाए रखने की मानसिक इच्छा। जैसे ये आपका कह सकते हैं कि ये जैसे ये पेन है, तो ये मेरे हाथ में है, तो ये मेरे फिजिकल कंट्रोल में है, और मेरा इरादा भी है कि इस पेन को मैं अपने पास क्या करूं, बनाए रखूं। तो ये धारणाशय हो गया। ये दो तत्व हैं। तो फिर आप अपराध के तत्व, कई लोग सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं, तो अपराध को परंपरागत तत्व मान लेते हैं कि व्यक्ति होना चाहिए, ये होना चाहिए। अपराध के दो ही तत्व हैं, एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। यानी कि आपराधिक आशय और नहीं आपराधिक कार्य, और दूसरा आपराधिक आशय। माना स्थिति वहीं आशय। जैसे आपका संविदा के भी दो तत्व हैं, एक करार और दूसरा विधि द्वारा प्रवर्तन। अब वो परंपरागत किताब वाला भूल जाइएगा जो एलएलबी में पढ़े हैं कि व्यक्ति होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए। तो ये लीगल भाषा में दो ही तो तत्व है 2H में, करार और विधि द्वारा, उसके बाद तोड़ना है। उसी प्रकार आपका फिर एक बार देखिए, कभी काल ये होता है कि व्यक्ति का भौतिक नियंत्रण तो नहीं होता, लेकिन मानसिक इच्छा जरूर रहती है। और कभी काल होता है कि भौतिक नियंत्रण है लेकिन मानसिक इच्छा नहीं। तो हर हाल में दोनों का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन सामान्यतः कितने तत्व हैं? दो। अब आप लोग अपने पर जोड़िए। अपना रूम में ताला बंद करके आए हैं, तो क्या वहाँ बैठे हैं ताला बंद करके? भौतिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप मानसिक रूप से नियंत्रण रखते हैं कि हम अपने रूम में ताला बंद करके आए आए हैं, तो उसमें कब्जा किसका होगा? मेरा। ये मानसिक कंट्रोल है। इसी प्रकार आपका एक मने औरत थी, गहना अपने मेज के दराज में अलमारी में रखी थी, वह भूल गई थी कि आपका कहाँ मैं रखी हूँ। कबाड़ी आया और कबाड़ी को बेच दी। कबाड़ी गया
तो खोला तो सोना ही सोना मिल गया दराज में। अब महिला ने मुकदमा कर दिया। तो ये हुआ कि हमने अलमारी बेची थी, सोना थोड़ा बेचा था, हम गुप्त रख सकते हैं। तो दराज वाला केस आपका कह सकते हैं ये हो गया। फिर आपका कह सकते हैं मछली वाला केस, तमाम केस है आपका। एक और उदाहरण देखिए, आपका बहुत अच्छा ये उदाहरण है गुड फाइंडर का। माने अगर कोई माल पड़ा हुआ है तो मात्र उठा लेने से किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया। उठा के हाँ अपने लिए उठा लिया तब आपराधिक दुर्विनियोग किया। अब वो नियम है कि अगर कोई सामान पड़ा है, एक व्यक्ति उठा लिया और तत्पश्चात वह मालिक को खोजने लगा, मालिक नहीं मिला, तो फिर एक बार याद रखिए, स्वामी के अलावा विश्व के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसका अधिकार प्रथम होगा। क्योंकि कब्जे के आधार पर स्वामित्व की क्या हो जाएगी, प्राप्ति। अगर स्वामी नहीं मिला तो कब्जाधारी ही क्या मान लिया जाएगा, स्वामी। जैसे कि एक लड़का था, मान लीजिए आपका एक दुकान के आगे, आप मान लीजिए 500 की नोट गिरी है, वो उठा के दुकानदार को दिया कि किसी ग्राहक का गिर गया है, आप खोज कर उसको दे दीजिएगा। दुकानदार ने खोजा लेकिन ग्राहक मिला ही नहीं जिसका नोट आपका गिरा था। अब ये समस्या आई कि जो नोट पाया उसका कब्जा होगा नोट पर कि दुकानदार का। दुकानदार का नहीं, गुड फाइंडर कौन पहले पाया, आपका जो पहले पाया है मुकदमा कर दिया कि जब मालिक नहीं मिले तो हम पाए हैं, पाने के आधार पर हम इस पैसे का क्या हो गए, स्वामी। कल हम आपका ऐसे ही समस्याएं बनती हैं, प्रकार उकार मध्यवर्ती कब्जा सामंड ने दिया, सेवनी ने क्या बंटवारा किया है। तो कल आपका प्रयास करेंगे समाप्त हो जाए, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर। आज स्पीड नहीं बन रही है फ्लो, तो भाई ज़बरदस्ती न चलाया जाए। तब भी भूमिका बंधी गई, अब परिभाषा से लेकर और इत्यादि केस ओस बताना है।